इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आज की क्लास में। वो क्वेश्चन आप कर रहे हैं जिसके आधार पर पूरा पूरा इकोनॉमिक्स चलता है। परिचय चैप्टर है अपना, इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम है और लेक्चर नंबर होगा 4। पिछले क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसकी परिभाषा, प्रकार और विशेषताओं पर बात की। ठीक है, तो डेफिनेशन, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था। आज की क्लास में हम लोग ऐसा क्या करने वाले हैं, तो आज एक बहुत बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। तो हम लोगों ने कंप्लीट पहले ही कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा नोट्स चलेगा। ठीक है जी, जिसमें कि स्पेशली मिक्स्ड इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे और फिर हमारा जो है वो यहाँ पर, अच्छा ये तो क्या लिख रखा है भाई, इकोनॉमी वाला भी हम हटा देते क्लास में। हेलो हेलो हेलो, कौन कौन से प्रकार आपने पढ़ा हुआ है, कौन कौन से? मैं देख रहा हूँ। शक्ति प्रोड्यूस बात करते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक सवाल है छोटा सा कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। This type of economic system produced goods and services are distributed among the people on the basis of their purchasing power. क्रय शक्ति या क्रय क्षमता के आधार पर किस अर्थव्यवस्था में रिसोर्स या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब सही जा रहा होगा सभी को? आवाज खराब आ रही है, ऐसी बात है? हाँ जी, अब सही है क्या सभी को? वॉइस क्लियर है क्या? दे दिया है, सही है सर। अब ठीक है, कल पूछा हुआ आपसे, जवाब दे दीजिए। जुगनू, रानी, एकता, निहाल, लक्ष्मी, मिस्टर राम, निकित, मुझे याद रहेगा, एक बार देख रहेगा तो कोई बात नहीं। आगे फिर से हम पॉल का, सत्यम, ओम प्रकाश, सिया, फिर से पॉल लगवाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आगे, चिंता ना करो। एक में नाम नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आगे फिर से हम पॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसका सही जवाब है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही पैसे के बिना सामान नहीं मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें नाम नहीं आया तो हम लोगों को दिखना नहीं है, सीखना है। ठीक है जी, और स्पेशली जिस दिन क्लास एंड हो जाएगा ना पहले चैप्टर का, उस दिन कंप्लीट केवल एमसीक्यूज करवाऊंगा, रिवीजन करके आप लोग उस दिन आना। आज केवल और केवल हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं धीरे धीरे वो छोटा छोटा एमसीक्यूज ले लेते हैं। निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जानते हैं आप लोग, है ना? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जानते हैं आप लोग, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर संसाधनों का नियंत्रण और उसका पूरी तरीके से स्वामित्व निजी हाथों में होता है। विशेषता मिल गया होगा। दूसरी बात कि यहां पर सिर्फ अपने फायदे के लिए, यानी कि व्यक्तिगत फायदा, इंडिविजुअल प्रॉफिट जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए यहां पर काम किया जाता है। और जो भी यहां पर रिसोर्स हैं या फिर गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पर होता है? परचेजिंग पावर के बेसिस पर होता है। ठीक है जी। रति को पॉल देर से जा रहा है, ओके। तो पूरी तरीके से आर्थ में थोड़ा स्लो नेटवर्क रहता है आपके क्षेत्र में, तब ऐसा होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता यहां पर सबके सब हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से आर्थिक स्वतंत्रता भी रहता है। यहां पर लोगों को फुल इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है, कंप्लीटली जहां अपना व्यवसाय खोलना चाहें खोल सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेबर जहां चाहे अपना जॉब कर सकता है, किसी को कोई रुकावट नहीं होता। हाँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कंज्यूमर होता है वो एक अपने आप में स्वामित्व तो बहुत बड़ा रखता है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर का वर्चस्व है ना? कंज्यूमर का ज्यादा बोला बाला रहता है, क्योंकि जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वही लोग सप्लाई करते हैं। तो इन लोगों के लिए सिर्फ कंज्यूमर ही एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक इंसान हो जाता है।
तो उसके बेसिस पर आप कह लीजिए व्यक्तिगत लाभ भी कमाना इसी का काम है। इंडिविजुअल प्रॉफिट की तलाश में रहते हैं पूंजीवादी लोग, और संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है, तो ये प्राइवेट ओनरशिप हो गया रिसोर्सेस के ऊपर में। तो ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन अब जो है वो सीधा कंसेप्ट पे आते हैं। पिछले क्लास में जब समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किए थे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था छोटा सा टॉपिक रह गया है, तो इसकी बातें आज करेंगे। ठीक है जी। सो देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो जाता है कि जहां पर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर के काम करते हैं। क्या काम करें? प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट का सेक्टर। तो जहां पर निजी क्षेत्र के साथ साथ में सार्वजनिक क्षेत्र आ जाता है, जहां पर निजी क्षेत्र के साथ साथ में सार्वजनिक क्षेत्र आ जाता है, दोनों लोग मिल करके रिसोर्सेस का यानी कि संसाधनों का नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो भारत भी एक ऐसा ही इकोनॉमी है जहां निजी क्षेत्र के साथ साथ में सार्वजनिक क्षेत्र भी होते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? निजी क्षेत्र है। ठीक है जी, निजी क्षेत्र भी है और साथ साथ में सार्वजनिक क्षेत्र भी है। दोनों यहां पर मिल करके डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है ना, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। इसलिए ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। और भारत हमारा इसी कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है। तो वह आर्थिक प्रणाली जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं तथा धन के विनिमय और वितरण पर निजी क्षेत्र के साथ साथ में सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है, तो इसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। डिफिनेशन बहुत सुपर्ब लिखा हुआ है। ठीक है गुड़िया, थोड़ा सा ध्यान रखो, जब कंसेप्ट ये फिनिश हो जाएगा फिर मैं आपके डाउट चेक कर लूंगा। ओके, मिश्रित अर्थव्यवस्था कंप्लीट होते ही आप लोगों के डाउट चेक कर लूंगा। सो इसका डिफिनेशन देखो, कह रहे हैं कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, क्या बोला? द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज एंड द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है कि यहां पर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के रिसोर्सेस को कंट्रोल एंड मैनेज करते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो यहां पर नेक्स्ट अब देखो ध्यान से कि जॉन मेनार्ड किन्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिनके बारे में डिटेल में सीखेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक जब शुरुआत हो जाएगा तब। तो मैक्रो इकोनॉमिक जब शुरुआत होगी तो उसकी बातें आगे करेंगे। वहां पर जॉन मेनार्ड किन्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को जो वो ये बहुत अच्छे से बताए कि भैया देखो, एक दुनिया के अंदर में ऐसा भी देश है जहां की रिसोर्सेस को कंट्रोल और मैनेज करना दोनों की जिम्मेवारी होती है, प्राइवेट सेक्टर का भी एंड पब्लिक सेक्टर का भी। सो ऐसी इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोलेंगे। तो जॉन मेनार्ड किन्स साहब को बोला जाता है फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो जॉन मेनार्ड किन्स हैं। पूंजीवाद के जनक कौन थे? याद है आपको? एडम स्मिथ साहब, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहे जाते हैं। फिर आए कार्ल मार्क्स, जिन्होंने पूरे समाजवाद के बारे में जिक्र किया और बताया कि एक ऐसी सोसाइटी होती है देश के, एक ऐसा देश होता है, एक ऐसा समाज होता है जहां पर रिसोर्सेज का कंट्रोल और मैनेज कलेक्टिवली करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं। तो वो समाजवाद के जनक कहलाए कार्ल मार्क्स। पूंजीवाद के जनक कौन है? एडम स्मिथ। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो जॉन मेनार्ड किन्स। क्लियर है सबको यहां तक? क्लियर है? हाँ जी, आगे आ जाए। आगे बढ़े। अब यहां पर एक एक विशेषताएं समझोगे, इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस के अनुसार इसमें जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं, हालांकि हम आपको 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में, और जैसे कि आपको पता है बिहार बोर्ड के अंदर पहला ही क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक से सवाल पूछा जाता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था बताइए जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। जो मैं लाइन दे रहा हूं ना, बिहार बोर्ड के अंदर में यही वाला लाइन पूछेगा आपको डायरेक्ट
कि इन विच इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर कोएग्जिस्ट, तो बता देना मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। तो यही है अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर कोएग्जिस्ट, दोनों साथ साथ में रहते हैं। ठीक है जी, अब दोनों साथ साथ में तो दोनों रिसोर्स को मैनेज और कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात होगी कि द गवर्नमेंट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी ट्राइज टू ब्रिंग इक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कि देश के अंदर में इनकम और वेल्थ सबकी अलग अलग होती है। जैसे भारत के अंदर में देख लीजिए, है ना, कहाँ एक फैमिली आपको मिलेगा अडानी अंबानी जैसे, बिरला जैसे फैमिली, और दूसरा जो है वो ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके पास कल क्या खाएंगे वो, या फिर आज रात का भोजन बनेगा भी नहीं या नहीं, इसका फैसला तक नहीं हो पाता उनका। मतलब देश के अंदर में कुछ लोग गरीब हैं तो कुछ लोग अमीर हैं। अब ऐसे में इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत अनइक्वल तरीके से हुआ है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हुआ है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, लिखा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार क्या करती है, सरकार आय और संपत्ति के वितरण में समानता लाने का प्रयास करती है। ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट का मेन यहां पर भूमिका यही होता है कि इनकम या फिर प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ जिनका ज्यादा है उनसे टैक्स कलेक्शन किया जाए और वो टैक्स का पैसा सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करके इक्वालिटी लाया जाए। गवर्नमेंट का यही उद्देश्य होता है, भारत के अंदर भी यही है। और नेक्स्ट आप देखोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय होते हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। मतलब यहां पर कौन से कंट्री से क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, क्या आयात निर्यात करना है, सारा फैसला गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। सो कहेंगे कि इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल इंपोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई है? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही पैसे मिलाते हैं अच्छा, यहां पर बताओ जल्दी से क्या बात हुई है कि सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। ये सबको क्लियर है? शीतल ने बता दिया है, क्लियर है भैया। सृजन, सूरज, तनिष्का, मोही, इंसा। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने कहा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो पूछा जाता है, लेकिन मैं 1-2 एक्स्ट्रा लेकर के चलता हूं हमेशा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी पॉइंट्स, जब भी कभी पूछा जा सकता है तो ये एक्स्ट्रा रह सकता है ऑप्शन में, इसलिए मैंने इसको रख दिया। तो कह रहे हैं क्या, इन दिस सिस्टम यानी कि इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम द गवर्नमेंट इज एबल टू बैलेंस इंडिविजुअल फ्रीडम इन बिजनेस विद द वेलफेयर ऑफ वीकर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। अब इसका क्या मीनिंग है? देखिए हमारी सोसाइटी के अंदर खास करके मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में अगर कोई व्यक्ति इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ा हुआ है, मतलब उनके पास इनकम और वेल्थ नहीं है उतने ज्यादा, पुअर फैमिली है समझ लो, तो उन तक रिसोर्स कैसे पहुंचेगा इसकी प्लानिंग गवर्नमेंट करती है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार उन लोगों के लिए भी प्लान करती है जो इस देश में अच्छी कैपिटल अपने पास रखते हैं और इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं। मतलब गवर्नमेंट का 2 अलग अलग मोटिव बन जाता है, 2 अलग अलग उद्देश्य पूरा कर रही होती है। एक तरफ जो वो कैपिटलिस्ट लोगों को कहती है कि देखिए आप यहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमने यहां पर आपको छूट दे रखा है, यहां आपको सब्सिडी दे रखा है, तो वो लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, देश का फायदा हो जाता है। दूसरी तरफ जो हमारी कंट्री का हिस्सा है जहां पर है ना पुअर फैमिली रहते हैं, वहां के लिए गवर्नमेंट एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करती है कि हर व्यक्ति तक रिसोर्स या उनके लिए जीवन यापन के साधन पहुंच जाएं। समझ आ गया? तो वही लिखा है यहां पर कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो देती ही है, सबको एक तरफ अकेला मौका दे दिया कि जाओ तुम्हारे पास पूंजी है लगा लो, अपना फैक्ट्री लगा लो, है ना, अपना जो भी काम धंधा शुरू करना है कर लो। और दूसरी तरफ सरकार कहती कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ऐसे समझाती है। मतलब सरकार के 2-2 उद्देश्य एक साथ में पूरे हो रहे होते हैं।
समझ गए? जैसे आप ये मान लो कि एक माँ के दो अलग अलग बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा सा नालायक है जो समझता नहीं है, अभी छोटा है, वो क्या ही समझेगा, और एक ऐसा है जो समझदार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो जैसे सरकार कहती है ना, इसको भी अमीर वर्ग को भी गरीब वर्ग को भी, ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर मान लो कि एक माँ के दो बच्चे हैं और दोनों को माँ समझा रही है कि बेटा, है ना, तुम्हारे लिए भी काम करेंगे, तुम्हारे लिए भी काम करेंगे, झगड़ा मत करो किसी बात को, ये वाली बात, समझे? सो सरकार यहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी देती है, इकोनॉमिक फ्रीडम दे दिया लोगों को इंडिविजुअली, और साथ ही साथ समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए भी गवर्नमेंट यहां पर काम करती है, योजनाएं बनाती है, उनको संसाधन देती है ताकि उनका भी जीवन यापन बढ़िया तरीके से हो पाए। अब एग्जाम्पल में पूछा जाता है तो भारत और पाकिस्तान का एग्जाम्पल रहता है, लेकिन आप इसमें इंडोनेशिया का भी उदाहरण दे सकते हैं क्योंकि ये भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। सो मेनली दो एग्जाम्पल पूछा जाता है जनरली भारत और पाकिस्तान के बारे में, ठीक है जी। अब तक जो सबसे ज्यादा सवाल आए हैं वो अपने भारत के बारे में ही आया है और किसी दूसरे देश के बारे में पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का डायनेमिक नहीं है, बिल्कुल स्टैटिकल सवाल पूछा जाता है, जो है सिलेबस में वही पूछेगा, बाहर से नहीं पूछता। सभी अर्थव्यवस्थाएं, हालांकि एक लाइन मैंने देखा एनसीईआरटी के अंदर में, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा लगेगा शुरुआत में अजीब सा, लेकिन मैं इसको वेरीफाई करता हूं जरा। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है कि वास्तव में देखा जाए तो सभी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था ही होती है। क्या होता है? ऑल इकोनॉमीज आर एक्चुअली मिक्स्ड इकोनॉमीज। क्या होते हैं? सभी अर्थव्यवस्थाएं मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ये लाइन आपका एनसीईआरटी का है, ध्यान रखोगे, और एनसीईआरटी का लाइन मतलब इंपोर्टेंट वाला लाइन है, सवाल ध्यान रखना होता है। जरा देखिए यहां पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये लाइन इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, लाइन पूरा कि हकीकत में देखो तो पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो आप कैटेगराइज कर रहे हो ना, ये कह रहा है एनसीईआरटी कि देखा जाए तो दुनिया की तमाम जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है एक्चुअल में, क्योंकि हर देश के अंदर में सरकार तो होती ही है, हाँ, कहीं पर उनकी भूमिका कम होती है तो कहीं पर ज्यादा होती है, फर्क सिर्फ इस बात का है। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो सरकार की ज्यादा भूमिका नहीं होती तो पूंजीवादी बन गया, सरकार की ज्यादा भूमिका समाजवादी में है ना, वहां पर पूंजीवादी का भूमिका कम है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में तो सरकार की महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय होते ही हैं, साथ साथ में वो अमीरों के लिए भी कुछ डिसीजंस बना देती है। तो ये बातें क्लियर हो गया सभी का? इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है तो बताओ, फिर मैं आपके डाउट चेक कर लेता हूं। जो भी डाउट मन में शुरू होता है, जरूरत है रहने के लिए, साथ में रहना, फिर बात करोगे तो मिक्स्ड इकोनॉमिक है। और ये बिहार बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन है। अभी तक ये आपको पहला क्वेश्चन मिला होगा इकोनॉमी में जिसमें कि हमने या तो जो वीवीआई लिखा है या फिर 5 स्टार लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है, इन विच इकोनॉमी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट का मतलब है साथ साथ में रहना, जैसे हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं वैसे ही। तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है एंड पब्लिक सेक्टर भी है, दोनों अलग अलग तरीके से डिसाइड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर कि क्या डिमांड हो रहा है मार्केट में, चलो उसी का सप्लाई करते हैं, तभी प्रॉफिट होगा। जबकि गवर्नमेंट देखती है कि जरूरत किसको है भले पैसा नहीं दे पाएगा लेकिन जरूरत उसको है तो उसके लिए उत्पादन करेंगे, सरकार का यह मानना है यहाँ पे, ठीक है। सो किस अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है कि दोनों मिल रहे हैं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र? तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। इन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंपोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय होम? कौन लेता है आखिर में आर्थिक निर्णय? मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय कौन लेता है? जो मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन होता है, जैसे किससे ट्रेड करना है, किस पर टैक्स लगाना है, ये सब सारा कौन फैसला करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में करना है आप लोगों को। क्लास की रेटिंग वगैरह अच्छा से करिए, वो आप लोगों के लिए ही बढ़िया रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं करना होता। इस चैप्टर में 3 लेक्चर लगभग और होंगे, उसके बाद एंड हो जाएगा ये चैप्टर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक लेक्चर और होगा, जरूरत के हिसाब से देखा जाएगा, बट 7 लेक्चर पूरे होंगे पहले चैप्टर के अंदर, ये चौथा लेक्चर है।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सरकार ही यहां पर फैसला करती है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में कि इंपोर्टेंट डिसीजंस, मतलब किस पर टैक्स लगाना है, कितना लगाना है, किससे आयात निर्यात करना है, ये सारा डिसीजन गवर्नमेंट करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये सारा निर्णय सरकार करती है। ठीक है जी, अगला सवाल लेते हैं। अब कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? अगर इसका जवाब आप नहीं दे पाए तो फिर मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि 11th में ये चीज पूछा गया होगा आप लोगों को। डीपीपी कितना पढ़ा और कितने डीपीपी दिए जाते हैं वो मेहनत है। ठीक है, चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था यहां पर जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है और 1948 से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था ने ऑफिशियली ऐसा अनाउंसमेंट करा। हालांकि उससे पहले भी हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी ही था, लेकिन ऑफिशियली 1948 में जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया भारत का, पहली औद्योगिक नीति, क्लास 11th में पढ़े होंगे, 1948 में आया था पहली औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसी जमाने से जो वो भारत जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बन गया 1948 से। ठीक है जी, 1948 में क्या आया था? तो देश का फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहली औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था भारत का, पहली औद्योगिक नीति आया था भारत का। ये चीज ध्यान रखिएगा। कब आया था? 1948 में आया था पहली औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति। ठीक है, पहली औद्योगिक नीति। क्लास के बाद आप लोग नोट्स प्रिपेयर किया कीजिए, जो भी नोट्स आपको जाता है बनाया करिए, ये क्लास के नोट्स जरूरी होते हैं। एमसीक्यूज उसमें मत लिखना, ठीक है जी, एमसीक्यूज मत लिखना नोट्स में। सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, तो इसका जवाब मैं लगा देता हूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही होती है सारी अर्थव्यवस्थाएं हकीकत में। ठीक है, अब प्रॉब्लम आता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, केंद्रीय आर्थिक समस्या। कल की क्लास जो थी, मतलब पिछले जो हमारा क्लास चल रहा था अर्थव्यवस्था के ऊपर, वो समाप्त हो चुका। अब है कि केंद्रीय आर्थिक समस्या होता क्या है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसको कहते हैं। टेस्ट जनरली संडे को होगा, चैप्टर एंड होने के जस्ट बाद जो संडे आएगा उसमें टेस्ट होगा, समझ गए होगे। टेस्ट अंत होने के बाद जो संडे आता है उसमें टेस्ट होता है। ठीक है, सो यहां पर देखिए, अगर चैप्टर एंड नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट अगर कंटेंट अच्छा खासा पढ़ लिया हम लोगों ने तो भी संडे को ही टेस्ट होता है, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को दे दिया जाता है। अब देखो, सो केंद्रीय आर्थिक समस्या यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब देश के अंदर में सब अलग अलग एरिया में रहते हैं, है ना, सब अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, सब अलग अलग गांव में रहते हैं, और एक ही पर्टिकुलर टाइम पर, एक ही निश्चित समय पर सबकी जरूरतें क्या हैं, अलग अलग हैं। अब सबकी जरूरतें अलग अलग हैं तो एक देश की सरकार को यह तो सोचना पड़ेगा ना कि हम देश के लिए क्या उत्पादन करें, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, और फिर उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा भी डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में उत्पादन करें। तो पहले तो वस्तु का चुनाव करना है, क्योंकि देश में, दुनिया में करोड़ों तरह की वस्तुएं हैं, है ना, कपड़ा है, खाने पीने के लिए सामान है कोई भी, या फिर इस कालू जैसा कोई वस्तु है लिखने पढ़ने के लिए घड़ी है, जूते हैं, बेल्ट है, चश्मा है, लाइट्स है, बिल्डिंग है, घड़ी है, कैमरा है, माइक है कुछ भी है। तो देश में तो करोड़ों तरह की वस्तुएं हैं, लेकिन इन वस्तुओं में से क्या उत्पादन कर लिया जाए ताकि सबकी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाए। एक देश की सरकार को पहला फैसला यही लेना पड़ता है, क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, और फिर उसकी क्वांटिटी डिसाइड किया जाता है, मात्रा का निर्णय लिया जाता है कि वो वस्तु अगर डिसीजन लेना है, ठीक है, उत्पादन करने का, तो कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। तो वस्तु क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, ये अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या है। फिर दूसरी समस्या ये होती है कि हम उत्पादन कैसे करें। हमने तो डिसीजन ले लिया कि इस चीज का उत्पादन करना है और इतनी मात्रा में करना है, लेकिन करें तो करें कैसे, कौन से रिसोर्स कैसे यूज होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, इसका डिसीजन फिर लेना पड़ता है सरकार को।
इसका मतलब सरकार ये सोचती है कि उत्पादन करने के लिए कौन सी तकनीक लगाएं। तो पहला प्रॉब्लम किससे था, क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में, वस्तु के चुनाव से संबंधित था कि गुड्स की वैरायटी कौन सी होगी। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि अगर ये गुड्स उत्पादन करना ही है तो कितनी मात्रा में करना है, लेकिन कैसे करना है। टेक्नोलॉजी वाली प्रॉब्लम आ गई, कौन सी तकनीक लगा दें ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाए कम से कम खर्चे में। तो टेक्नोलॉजी का चुनाव जो है खर्चे देख करके, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी सस्ता हो रहा है, किसके माध्यम से ज्यादा उत्पादन पॉसिबल है, वैसी टेक्नोलॉजी डिसाइड करी जाती है। और फाइनली तीसरा प्रॉब्लम आता है कि किसके लिए उत्पादन करें। मतलब हमारे देश में तो कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग तो मध्यम वर्ग के हैं, और कुछ लोग बेचारे गरीब हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें, अमीरों के लिए कि गरीबों के लिए कि मध्यम वर्ग के लिए। तो बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि समस्या है देश के अंदर में। इन सब के अलावे भी देश की सरकार को यह भी सोचना पड़ता है कि जो रिसोर्स हैं, जो संसाधन हैं, उसका यूज कैसे किया जाए बढ़िया तरीके से, जिसको बोलते हैं इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि कुशलतम प्रयोग संसाधनों का। और फिर यह भी प्रॉब्लम होता है कि देश की डेवलपमेंट, यानी कि सरकार जो है ये सोचती है कि देश की तरक्की कैसे हो, देश का ग्रोथ कैसे हो, देश का डेवलपमेंट कैसे हो। तो ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है। अब इसको लिखे जाएंगे कैसे, डिफाइन कैसे करोगे, तो इसके पीछे एक तर्क जो आपको पहले हमने दिया है पिछली क्लास में, वही तर्क यहां पर भी लगाना है कि जैसे एक व्यक्ति के सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है ना, कि पैसा कम है, पैसे की जरूरत ज्यादा है, और वही लिमिटेड पैसे में हम सारी जरूरतें कैसे पूरा करें, एक आदमी जैसे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक वैसे ही पूरे अर्थव्यवस्था के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, व्यक्तिगत स्तर पर होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो देश स्तर पर होता है, जहां सरकार को फैसले लेने पड़ते हैं। समझ गए? तो देखिएगा क्या लिखना है कि अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकताएं अनंत हैं, इनफाइनाइट हैं। कहां पर? अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकताएं अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं, परंतु उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन सीमित हैं, और उन संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है। इन सबके परिणाम स्वरूप पूरी अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे ही हम लोग केंद्रीय आर्थिक समस्या कहते हैं। मतलब इन एन इकोनॉमी पीपुल्स वांट आर अनलिमिटेड, पीपुल्स की जरूरतें क्या है? बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल दोज वांट्स आर लिमिटेड। रिसोर्सेज कितने हैं? तुच्छ, बहुत कम, लिमिटेड है। एंड these resources can also have alternately use, और इन रिसोर्सेस का हम अल्टरनेटली यूज कर सकते हैं। यहां नहीं प्रयोग हुआ तो कोई बात नहीं, वहां प्रयोग कर लो, वहां नहीं यूज करना है चलो दूसरी जगह प्रयोग कर लो। ये जो है चलते रहता है। और फाइनली कह रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो जाता है पूरी इकोनॉमी के लिए थ्रू आउट द इकोनॉमी। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती कि अब क्या करोगे, किसका उत्पादन करोगे, कितनी मात्रा में करोगे, कैसे करोगे, किसके लिए करोगे, ये सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, विच इज कॉल्ड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। क्या ये बातें सभी को समझ आ गया है? क्या ये बातें सभी को समझ आ गया है? लो कह रही भैया मैं हंसते हंसते गिर गई, आउट में एरर आ रहा है ना, दिया वो बना समस्या को सेंट्रल इकोनॉमी आते हैं। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे आते हैं। केंद्रीय आर्थिक समस्याएं यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रीय आर्थिक समस्या, मतलब पूरे देश की समस्या। अब पूरे देश की समस्या को 5 अलग अलग तरीके से डिवाइड करा गया है, ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। कौन कौन सी? सबसे पहले देखोगे बात
पहले टाइप वाला हम लोग केवल पढ़ते हैं सिलेबस के अनुसार, तो वो होता है संसाधनों का आवंटन की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अब हमने आपको बताया है शुरुआती क्लास में इसके थर्ड लेक्चर के अंदर कि एक ये अर्थव्यवस्था है और इसके अंदर संसाधन होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब है ना, झील, झरना, पहाड़, तालाब, नदियां, ये सब सारे जो वो नेचुरल रिसोर्स में आ जाते हैं। फिर जो फिजिकल रिसोर्स में तुम्हारा मशीन आ गया, इक्विपमेंट्स आ गया, जैसे मेरे पास ये वाला है, ये भी हमारा फिजिकल रिसोर्स है, भौतिक संसाधन। ये डिजिटल पैनल भी हमारा क्या है, भौतिक संसाधन। कैमरा हमारे लिए क्या है, भौतिक संसाधन। ये बिल्डिंग क्या है, भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्स। क्लियर ना। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है मानव खुद एक रिसोर्स है, जब वो लेबर के रूप में काम करे, डॉक्टर, टीचर, नर्स, वकील इस रूप में काम करे, तो लेबर के रूप में हो, टीचर्स के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, वो खुद भी एक रिसोर्स है। समझ पाए। सो यहां पर एक देश है और इस देश के अंदर जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी संसाधन हैं, उनका आवंटन, आवंटन मतलब किसको कितना मिलेगा। समझ पा रहे हो। तो वो आवंटन की समस्या ही है यहां पर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहली, और यही हमें पढ़ना भी है। तो देखिए जरा, पहले प्रॉब्लम को लिखा गया है कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, मतलब व्हाट एंड हाउ मच प्रोड्यूस, किस वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादन कर लिया जाए। अब तुम कहोगे सर उत्पादन तो कर दो ना बहुत सारा, जिसको जरूरत होगा ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि संसाधन तो उतने है नहीं, है ना, संसाधन तो उतने है नहीं। तो यहां पर अगर रिसोर्स ज्यादा नहीं है, संसाधन ज्यादा नहीं है, ब्लॉक हो जाओगे, ब्लॉक हो जाओगे, सच में कह रहा हूं, जाओगे सीरियस। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ मस्त है कि उत्पादन कैसे कर दूं, ते रहोगे फिर, है ना, ब्लॉक के ब्लॉक ही रह जाओगे फिर। तुम्हें हिंट दे दिया मैंने, बस मेरा काम इतना रहता है कि मैं तुम्हें सतर्क कर दूं, क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूं तुम्हारी, तो यहां पर ध्यान होना चाहिए तुम्हारा। अब देखो दूसरी प्रॉब्लम है कि उत्पादन कैसे करें, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि हम किसी वस्तु को कैसे उत्पादन करें, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी लगा दें ताकि अच्छा बढ़िया सा ज्यादा सा प्रोडक्शन हो करके आ जाए। और तीसरी प्रॉब्लम रहती है कि उत्पादन किसके लिए करें, यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर में ना अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग हैं, मैंने पहले भी समझाया, तो उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है कि किसके लिए बनाएं, अमीरों के लिए सामान बना दें कि गरीबों के लिए बना दें कि मध्यम वर्ग के लिए। अब आपको लगेगा कि सर गरीबों के लिए बना दो तो क्या मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग पत्थर खाएंगे, लोहे खाएंगे, सीमेंट खाएंगे? नहीं ना। समझिए जरा बात को, भोजन पानी की आवश्यकता तो सबको है, घर की आवश्यकता सबको है, गाड़ी की यहां वहां जाने की आवश्यकता सबको है। तो जरा सोच समझ करके फैसला करना पड़ता है कि क्या ऐसा बना दें कि सबकी अपनी अपनी जरूरतें फुलफिल हो जाए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, किसी भी कैटेगरी में आता हो। तो बेसिकली देश के अंदर यही तीन प्रॉब्लम है, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या उत्पादन हो और कितनी मात्रा में। फिर दूसरा कैसे उत्पादन हो, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं कि कम से कम लागत में ज्यादा उत्पादन हो जाए। और तीसरा जो समस्या है वो है किसके लिए उत्पादन करें, मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब कौन से व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए उत्पादन किया जाए। तो अलग अलग इकोनॉमी के टाइप से ये डिसीजन लिया जाता है। अगर मान लीजिए कि हम यहां पर बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये सोचता है अगर कि क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में, तो फैसला लेता है डिमांड और उसके पास जो उपलब्ध सप्लाई है उसको देख करके, यानी कि बाजार में मांग किस वस्तु की हो रही है और किस वस्तु को हम पूर्ति कर सकते हैं कितनी मात्रा में, उसको देख करके फैसला किया जाएगा कि और कितना सामान बना दें ताकि हमारा सामान आसानी से बिक भी जाए और हमसे हमारे पास पैसे भी आ जाएं। क्योंकि अगर बहुत सारा सामान उत्पादन कर दिया तो वो बेकार भी हो सकता है, इसलिए डिमांड को देख करके प्रोडक्शन करने होते हैं। जैसे एक दुकानदार है, वो बनाता है 5 समोसे, ठीक है जी,
अब 5 समोसे जो बनाया, वो 5 लोग आए खरीदने के लिए, एक एक समोसा सबने खरीदा, सबकी जरूरत पूरी भी हो गई और उनके पास कोई एक्स्ट्रा कस्टमर नहीं आया आज। तो क्या वो व्यक्ति फिर से फैसला ले कि एक्स्ट्रा समोसे बनाया जाए? नहीं ना। तो इसलिए ये 5 समोसे के 5 समोसे ही उत्पादन क्यों किया? डिमांड को देखते हुए। डिमांड हो रहा था 5 समोसे का, बना दिया 5, एक्स्ट्रा उसका पड़ा भी नहीं रहेगा और कम उसने उत्पादन भी नहीं किया उतना उत्पादन कर दिया जितना जरूरत था, उतना समोसे बना दिया जितनी आवश्यकता थी। तो इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट को देख करके काम किया जाता है। अब तुम कहोगे सर अगर कोई एक नया कस्टमर आ गया तब वो देखेगा कि हमारे पास टाइम है उसके लिए या नहीं, क्या हम सामान बना पाएंगे या नहीं, फिर उसका अपना निजी डिसीजन भी है। लेकिन यह भी ध्यान रखेगा कि क्या एक्स्ट्रा बनाने से हमको प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कहेगा ठीक है भैया 5 मिनट वेट कर लो, मैं फिर से बना देता हूं आपके लिए। तो यहां पर फिर से वो डिमांड के बेसिस पर ही तो क्रिएट कर रहा है। सो इसलिए कहते हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम है वो डिपेंड करेगा कि कौन सी इकोनॉमी है, कैसी अर्थव्यवस्था है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो पैसे के बेसिस पर फैसला लिया जाएगा, प्रॉफिट के बेसिस पर फैसला लिया जाएगा, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर फैसला लिया जाएगा कि उत्पादन करें कि नहीं करें, किसका उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। समझ पाए होगे? ऐसे ही सारे प्रॉब्लम का डिसीजन लिया जाता है। अच्छा, एक सवाल यहां से आता है कि डिटेल में इसको लिखने के लिए बोल देगा कि आप बता दो क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में। इससे आपका क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं, ऐसे 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाता है। पूरे केंद्रीय आर्थिक समस्या को देखा जाए तो हो सकता है 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये चैप्टर चूंकि 5 नंबर का है ही नहीं, आपने सिलेबस में देखा है मात्र 4 नंबर का चैप्टर है, तो लॉन्ग क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन या फिर जो वो 3 नंबर वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सवाल यहां से रह सकता है कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। इसका मतलब क्या है, क्या यहां पर डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो सबसे पहले यह समस्या अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के किस्म तथा उनकी मात्रा के चुनाव से संबंधित है। ये पहली वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा लाइन आपको जो वो बहुत सारी किताबों में नहीं दिया जाता है। पहली लाइन को ध्यान रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जब भी पूछा जाएगा क्या उत्पादन करें, इससे क्या तात्पर्य है, क्या उत्पादन करें मतलब वस्तु का कौन सा किस्म उत्पादन करें। तो लिखा स्पष्ट कि यह प्रॉब्लम जो है वो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के किस्म और उनकी मात्रा के चुनाव से संबंधित है कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में बनाएं। ठीक है, समझ आ गया ये बातें। अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की इच्छाएं और आवश्यकताएं अलग अलग हैं सबकी। एक ही पर्टिकुलर टाइम पर वो कह रहा है हमको जूते चप्पल चाहिए, ये कह रहा है हमको आईफोन चाहिए, वो कह रहा है हमें हेडफोन चाहिए, वो कह रहा है हमें लाइट चाहिए, वो कह रहा है हमें कैमरा चाहिए। तो सबकी जरूरतें अलग अलग है ना, इसलिए फैसला ऐसा करना पड़ता है कि क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में। ठीक है, जबकि उन सबकी जरूरतों को या फिर सबकी इच्छाओं को, सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जो है वो सीमित है तथा उन संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है। इसलिए चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी वस्तु एक निश्चित समय में और कितनी मात्रा में उत्पादन कर लिया जाए उपलब्ध सीमित संसाधनों से, ताकि आसानी से सबकी जरूरतें जो फुलफिल हो सके। ये बात यहां पर लिखना है आपको। अब वही सेम चीजें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू सिलेक्शन ऑफ द टाइप एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, कि अर्थव्यवस्था में कौन सी वस्तु एंड कितनी मात्रा में उत्पादन हो। सिंस यानी कि चूंकि द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी आर डिफरेंट, कि एक ही अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी लोगों की जरूरतें या फिर आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। कह रहा है क्या, द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल दीज वांट्स एंड नीड्स इन आर लिमिटेड, इन सबकी इच्छाओं और सबकी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं एंड कैन हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। यानी कि रिसोर्सेज का एक जगह इस्तेमाल नहीं हुआ तो दूसरी जगह इस्तेमाल किया जाना संभव है। फिर कह रहा है क्या, यहां पर देखना, इट मस्ट बी डिसाइडेड विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड,
ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि कौन सी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर लिया जाए, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और कितनी मात्रा में उसका उत्पादन कर लिया जाए। क्यों भैया? क्योंकि रिसोर्सेज तो पता ही है अवेलेबल जो है इकोनॉमी के अंदर, उसी से हमें प्रोडक्शन करना है, और एक लिमिटेड गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सबकी जरूरतें अलग अलग हो जा रही हैं। अगर हम रिसोर्सेस इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए लगा दिए तो दूसरे के लिए कम उपलब्ध रहेगा। समझ पा रहे हो ना? हम रिसोर्सेस का इसके इस्तेमाल के लिए लगा दिए तो दूसरे के लिए कम उपलब्ध रहेगा। जैसे कि मेरे पास अभी 1 घंटे 1.5 घंटे समय था, अगर मैं क्लास 12th अभी ले रहा हूं तो 11th नहीं ले पा रहा हूं, है ना? क्योंकि हमारा जो टाइम है, हमारा जो रिसोर्स है, हमारा जो संसाधन है वो समय के रूप में है, और समय हमने यहां पर इस्तेमाल कर लिया, तो वही समय हम दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही यहां पर हो रहा है कि अगर देश में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, उनकी जरूरतें अलग अलग हैं, उसके लिए सोचना पड़ रहा है कि क्या उत्पादन करें, कितनी मात्रा में, तो इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, और वही रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटली यूज है। एक जगह ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा रिसोर्स तो दूसरी जगह कम इस्तेमाल हो पाएगा। इसलिए बढ़िया तरीके से सोचना पड़ता है कि किसके लिए क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है, आप लोग अब चैट में लिख सकते हो, जल्दी से बता दीजिए। नो, इस क्वेश्चन में इकोनॉमी डाउट है तो पूछ लेना, नहीं है तो नहीं पूछ। मेहनत यहां पर करिए जहां सही डायरेक्शन तुम्हें दिया जा रहा है। तुम फिर में बात किया, वो लिखा है यहां पे, अब इसका तुमने फायदा ही नहीं लिया। हम लोग यहां पर मेहनत करके चीजें दे रहे हैं, उतना तुम्हें नहीं करना है कुछ। अब देखो जो तुमने शॉर्ट में बात किया वो लिखा है यहां पे, अब तुम्हारे ना कहने के बावजूद भी हमने लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कैसे कैसे तुम्हें प्रॉब्लम आएंगे। तो देखो, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ये किससे संबंधित है, यहां से सवाल पूछा जाएगा, ये किससे संबंधित है। तो पूछा जाएगा, जवाब दे देना, उत्पादन की जाने वाली वस्तु के किस्म और मात्रा से संबंधित है। मात्रा तो पता चल ही रहा है, क्या उत्पादन करें, इसका मतलब कौन सा किस्म उत्पादन करें, वही लिखा हुआ है कि इट रिलेट्स टू द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कौन सी वस्तु उत्पादन करें, उसका किस्म और उसकी मात्रा से संबंधित प्रॉब्लम पहला प्रॉब्लम है। अब देखो, वस्तुएं 2 टाइप की होती है, यहां पर डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग कि उपभोग वस्तु क्या है, उत्पादक वस्तु क्या है, सिर्फ तुम्हें थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। अभी ये उपभोग वस्तु उत्पादक वस्तु पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है? तो उपभोग वस्तुएं होती है मतलब ऐसी वस्तुएं जो सिर्फ आपकी जरूरत को पूरा करे, पैसे कमाने में मदद नहीं करेगा, ऐसी वस्तुएं ध्यान रखना। जैसे आपके पास जो बदन ढकने के लिए आपने कपड़े पहन रखे हैं, ये क्या है, यह एक उपभोग की वस्तु है, ये पैसे कमाने में मदद नहीं करता। समझ गए ना? तो इसमें जो है 2 तरह की चीजें आती है, ये तो है एकल प्रयोग उपभोग की वस्तुएं, मतलब सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स, जैसे कि बिस्किट, चॉकलेट, या फिर खाने पीने वाला कोई भी वस्तु जिसको आप एक बार खा लें अपनी भूख मिटाने के लिए तो बस हो गया, उसको दोबारा से पेट से निकाल करके कंज्यूम कर सकते हो क्या? नहीं ना। कपड़े की तरह है कि चलो सुखा देते हैं, दोबारा से गंदा हो गया था सुखा देते हैं, है ना, धो करके बढ़िया से, तो फिर से पहन सकते हो, ऐसा है क्या? खानी पीने वाली वस्तुएं तो खानी पीने वाली है, एक बार खाया बात खत्म। तो ये होती है एकल प्रयोग वाली वस्तुएं। अब तो क्या केवल खाने पीने वाली वस्तुएं होती है? नहीं नहीं नहीं, इसके अलावे डीजल, पेट्रोल, मोमबत्ती, अगरबत्ती सब इसी में आते हैं। आपके यहां तक भी एग्जाम्पल दिए हैं कि जो मेकअप का सामान होता है समझ रहे हो ना, वो मेकअप का सामान भी एकल प्रयोग वाली वस्तु ही है। एक बार प्रयोग हुआ, मेकअप उतरा, बात खत्म, फिर से जरूरत पड़ा फिर से वो मेकअप लगा लो वापस से तो ऐसा यहां पर है, एकल प्रयोग की वस्तु भी यहां पर हमने बात किया, वो उपभोग की वस्तु हो गई, जिसको आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद विश्वास मत करो, एक बार यूज हो गया बात खत्म। फिर है टिकाऊ उपभोग वस्तु, जैसे आपके घर पर साइकिल, मोटरसाइकिल, कार वगैरह है, या फिर फर्नीचर है, कुर्सी है ना, बेड है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? टिकाऊ उपभोग वस्तु, मतलब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर जो टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं हैं, टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं हैं, ये आपके घर पर है, लंबे टाइम तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं और ये तुरंत खराब नहीं होता है, तो ये ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ है, लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है,
तो उपभोग की वस्तुएं दो तरह की हो गई। क्लियर है ना? अब यहां पर इनके डेफिनेशन कहां मिलेंगे? चैप्टर नंबर 5 में मिलेंगे। आपको चिंता नहीं करना है, कोर्स खुद ही आपको वहां तक ले जाएगा, उसकी चिंता अभी मत करना। अब क्या हम उत्पादक वस्तु उत्पादन मतलब इसका उत्पादन कर लें? उत्पादक वस्तुओं का मतलब है, हो सकता है कच्चे माल, जैसे कि आप गन्ने का उत्पादन कर लीजिए, वो क्या हो जाएगा? एकल प्रयोग वाली वस्तुएं हैं। गन्ने को डाल करके बस एक बार आप क्या तैयार कर लेंगे? मशीन में डाल करके चीनी तैयार कर लेंगे, यही है ना? लेकिन टिकाऊ उत्पादक वस्तु में आ जाएगा आपका मशीन या फिर छोटे छोटे इक्विपमेंट। ये होते हैं ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे हमारे पास पीछे जो लगा हुआ है डिजिटल पैनल है, पिछले साल भी ये यूज हुआ था, इस साल भी यूज हुआ है। ये बिल्डिंग पिछले साल भी यूज करे थे, इस साल भी यूज कर रहे हैं। एक कैमरा देखो, पिछले साल भी इस्तेमाल हुआ, इस बार भी इस्तेमाल हुआ। क्या ये सब एकल प्रयोग वाली वस्तुएं हैं? नहीं, ये प्रत्येक लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये माइक देखो, तो ये सब है ड्यूरेबल, मतलब चलने वाले, लंबे समय तक चलने वाला। क्लियर है ना? तो यहां पर अब दोनों में फैसला लीजिए कि अगर देश में प्रोडक्शन करना ही है तो क्या हम उपभोग वस्तु का उत्पादन करें, यानी कि कंज्यूमर गुड्स का, या फिर कैपिटल गुड्स का। ये तो सिर्फ समझने के लिए दो कैटेगरी किया है। वस्तुओं के ऐसे ही बहुत सारी वैरायटी निकल सकते हैं, आपको सिर्फ दो चीजें लेकर के समझा देना है कि हम इस टाइप की वस्तु उत्पादन करें कि इस टाइप का उत्पादन करें। यहां पर फैसला ये भी कर सकते हो, क्या केवल हम खाने पीने वाली वस्तुएं बनाएं या देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई वस्तु तैयार करें। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे ही हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम खाने पीने वाली वस्तुएं बनाएं कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वस्तुएं बनाएं। हम शिक्षा पर पैसे खर्च करें या स्वास्थ्य पर पैसे खर्च करें। सरकार तो फैसला करती है बजट बनाते समय, वो सोचती है कि देश के डेवलपमेंट के लिए तो पैसा खर्चा करना है, लेकिन हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर पैसा ज्यादा, मतलब उस पर ज्यादा पैसे खर्च करें या एजुकेशन सेक्टर पर ज्यादा पैसे खर्च करें, मतलब सर्विस सेक्टर पर ज्यादा पैसे खर्च करें। तो गवर्नमेंट को जिस तरीके से फैसला लेना पड़ता है वो प्रॉब्लम यही है। इसी की मदद से यहां पर सरकार तालमेल यानी कि बैलेंस बैठाती है कि किस में पैसा खर्च ज्यादा करें ताकि देश की सारी जरूरतें लगभग हम फुलफिल कर सकें। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट परेशानी है तो पूछिए जरा। कोई डाउट नहीं, मैं आने में मदद नहीं करता ऐसे ही निर्णय लेती है। उत्पादन कैसे करें? बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अब देखो दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम पर बात करते हैं कि उत्पादन कैसे करें। उत्पादन कैसे करें को यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाउ टू प्रोड्यूस। उत्पादन कैसे करें, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ, कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस। अब बताइए यहां पे हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी लगा दें कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ये प्रॉब्लम को जरा डिटेल में समझते हैं हम लोग। देखिए कैसे। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहां पर करने हैं। कौन सा देखने को मिल रहा है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमें? टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम। कौन सी टेक्नोलॉजी लगा दें? टेक्नोलॉजियां जानते हो ना, टेक्नोलॉजियां दो तरह की होती है। एक टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग केवल लेबर से काम ज्यादा करवा लेते हैं, वहां मशीन कम प्रयोग होता है, तो उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर से ज्यादा काम हो रहा है, मशीन वहां कम लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी कि श्रम प्रधान तकनीक। और एक टेक्नोलॉजी ऐसा होता है जहां मशीन का ज्यादा धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है, रोबोट वगैरह सब इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, और वहां मजदूर लोग कम लगे होते हैं क्योंकि ज्यादातर काम मशीनों से हो रहा है। तो जब ज्यादातर काम मशीनों से हो रहा है, लेबर से कम हो रहा है, तो उसको पूंजी प्रधान तकनीक बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। जैसे कि आप यहां पर पहले देख लीजिए, फिर आपको बात पूरी पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, यहां पर जरा देख लीजिए ध्यान से क्या लिखा है। एक है आपका श्रम प्रधान तकनीक जिसको श्रमगत तकनीक कहते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। यहां पर लेबर का ज्यादा प्रयोग हो रहा है और कैपिटल का कम, तो इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, श्रमगत तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक भी कह सकते हैं। श्रम प्रधान है, प्रधान मतलब ज्यादा है। ठीक है जी, ऐसे समझ लो। तो देखो सब काम लेबर से हो रहा है। जैसे ईंट भट्ठी पर आपने लोगों को काम करते हुए देखा होगा,
ईंट भट्ठी पर जो लोग काम कर रहे होते हैं वहां पर मशीन ज्यादा नहीं प्रयोग हो रहा होता, लोग अपने हाथों की कारीगरी कर रहे होते हैं ज्यादातर। तो वो क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वहां पर, जब सारे लोग यहां पर ईटा भट्ठी पर काम कर रहे हैं, अपने हाथों की कारीगरी दिखा रहे हैं, तो यहां पर मशीन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेबर ज्यादा इस्तेमाल हुआ, तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। क्लियर। अब बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जाते हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर कपड़े मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहां पर जब जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ज्यादातर मशीनों के माध्यम से काम हो रहा है, चाहे तो नट बोल्ट फिट करना हो या नट बोल्ट तैयार करना हो या कोई डिजाइन देना है ना, स्टील कटिंग करना है, ये सारी चीजें डिसीजन होता है मशीन की मदद से काम करवाए जाते हैं। तो यहां पर देखिए कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कैपिटल का मतलब यहां पर है मशीनें ज्यादा प्रयोग कर ली जाती हैं और लेबर का इस्तेमाल यहां पर कम किया जाता है। समझे, फिजिकल वर्क कम हो रहा है, सब लोग मेंटल वर्क करते हैं, बैठे बैठे एक लोग बैठे हुए 3-4 मशीन भी ऑपरेट कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी एक्सपर्ट हैं। तो यहां पर मशीनों का ज्यादा प्रयोग हो जाता है और लेबर का कम। यह है पूंजी प्रधान तकनीक यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसको पूंजीगत तकनीक आप कहते हैं। ये दोनों टेक्नोलॉजी समझ आ गई आप सभी को, ये दोनों टेक्नोलॉजी आपको समझ आ गई है। प्रिंस आप लेफ्ट कर लो ना क्लास, इसे बता दीजिए तकनीक लगाया जाए। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है टेक्नोलॉजी। तो कैसे उत्पादन करें, ये किससे संबंधित है, उत्पादन में कौन सी तकनीक लगाया जाएगा इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, मतलब इट रिलेट्स द, है ना, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई जाए। ठीक है दुर्गेश, क्लास लेफ्ट कर लो प्लीज, लेफ्ट कर लो, 5 मिनट आएगा तुम्हारे लिए, तो वहां से देख सकते हो तुम आगे, मुझे बंद करने के लिए मत बोलना क्लास। यह समस्या वस्तु, तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे नहीं देखना है, बाद में देखना है, तो बाद में तुम्हारे लिए सेफ रहेगा, ये बचा हुआ रहेगा, देख लेना। यह समस्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली तकनीक के चुनाव से संबंधित है। यह समस्या खास करके तब उत्पन्न होगा, अब बताइए हमारे पास दो दो ऑप्शन है तभी तो ऐसा प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास किसी वस्तु को बनाने के लिए एक ही ऑप्शन रहता कि सिर्फ हम इसी टेक्नोलॉजी से काम कर सकते हैं, है ना, तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो इसका मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि चुनाव जो करना पड़ रहा है तकनीक का, वो तभी उत्पन्न हो रहा है जब हमारे पास किसी वस्तु को बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा टेक्नोलॉजी है। समझ पाए। तो जनरली तो हर देश में दो तरह की टेक्नोलॉजी पाई जाती है, श्रम प्रधान, पूंजी प्रधान। तो वही करें कि जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा को उत्पन्न करने के लिए एक से अधिक तरीके होते हैं तभी यह प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। दो से ज्यादा टेक्नोलॉजी, दो या दो से ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। हमारे पास ऑप्शन है ना किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए, जैसे क्लास हमारा ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, हो ही रहा है भैया दुनिया के अंदर में। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि क्लास ऑफलाइन होता या ऑनलाइन होता, तरीका तो दोनों है पढ़ने का। फिर हमें देखना होता है कि लो कॉस्ट किस में आएगा, हाई कॉस्ट किस में आएगा। तो भैया ऑफलाइन कोर्स रहेगा तो वहां पर रेंट जाएगा भी, है ना। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में भी एक बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, यहां भी रेंट जाता है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में बड़े क्लासरूम की जरूरत पड़ेगी, है ना। हर बच्चे तक आवाज पहुंचने के लिए वहां पर एक स्पीकर की जरूरत पड़ सकती है, माइक की तो जरूरत है ही। तो ऐसे ऐसे यहां पर जो हो ध्यान रखने हैं कि टेक्नोलॉजी कौन सी बेटर होगी, किससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफे निकल सकते हैं। वैसे ही यहां पर दिमाग लगाया जा रहा है पूरे देश के लिए कि दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट अराइजेस व्हेन मोर देन वन मेथड इज पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। ये प्रॉब्लम तो तभी आता है जब हमारे पास मोर देन वन मेथड होता है, एक से ज्यादा मेथड होते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, तब जाकर के प्रॉब्लम आता है। क्लियर ना। तो ये तो हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दिया है कि श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक। अगर मम्मी से जो वो अगले महीने मतलब अगले ठंड के लिए स्वेटर अभी से तैयार करवाओ, तो अभी तो गर्मी दिन है जब वापस ठंड का मौसम आएगा तब तक के लिए आपका स्वेटर आसानी से तैयार हो जाएगा, समय जब पर्याप्त है तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा लो, मम्मी को बोल दो स्वेटर तैयार कर देंगी, है ना, दीदी से बोल दो स्वेटर तैयार कर देंगी। लेकिन यहीं पर अगर टाइम बहुत कम है और जल्दी से चाहिए आपको सामान, तो मशीनों के माध्यम से करवा लो, पूंजीगत तकनीक से करवा लो।
यहीं अगर हमने समय के हिसाब से भी बात किया, अब खर्चे के हिसाब से बात करते हैं। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे तो हो सकता है भारत में जैसे लेबर सस्ता में मिल जाता है तो लेबर लगाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाए हुए तो एक फायदा और हो जाएगा, देश की जो बेरोजगारी की समस्या है वो हल भी हो जाएगा बेरोजगार आदमी को काम मिल गया, है ना। लेकिन अगर देश में बेरोजगारी नहीं है, जैसे पूंजीवादी देश है, विकसित देश है, उन देशों में बेरोजगारी की समस्या अगर कम है तो इसलिए तो वहां पर पूंजी प्रधान तकनीक लोग लगाते हैं, मशीनों का प्रयोग धड़ल्ले से किए जाते हैं, क्योंकि वहां लेबर लोग मिलता नहीं है जल्दी, और मिलता भी है तो महंगे मिलता है, उतने में तो मशीन तैयार करके सालों साल तक इस्तेमाल करता रहता है ना। तो इसलिए लोग वहां पर पूंजी प्रधान तकनीक यूज कर लेते हैं। अब 3 बातों पर यह डिपेंड करेगा, कितनी बातों पर? 3 बातों पर, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी, यह निम्नलिखित 3 बातों पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनना, 5 मिनट में क्लास ही समाप्त हो जाएगा आपका, 5 मिनट में क्लास ही समाप्त कर देंगे। सो इन एन इकोनॉमी द चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। देखिए कौन कौन से तरीके हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर की टेक्निक डिपेंड करेगा। तो पहली चीज, वस्तुओं और सेवाओं का किस्म कौन सा है और उनकी मात्रा कितनी है, मतलब व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन सी वस्तु उत्पादन करना है, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। तो मात्रा पर भी और वस्तु की किस्म पर भी तकनीक डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे बताइए? ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी बोलो, अगर हमें डिपेंड किया टेक्निक या नहीं बताइए, क्योंकि मात्रा के हिसाब से हमने फैसला लिया कि ठीक जल्दी उत्पादन करना है तो हम मशीनों का प्रयोग करेंगे ना। तो मात्रा पर डिपेंड किया टेक्निक या नहीं बताइए, क्योंकि मात्रा के हिसाब से हमने फैसला लिया कि ठीक है ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना है तो चलो मशीन का प्रयोग कर लो। लेकिन अगर हमें उत्पादन कम करना है और समय भी भरपूर है हमारे पास और बनाना भी कम है, तो लेबर को दे सकते हैं काम हम लोग कि ठीक है भैया जल्दी उत्पादन मत करना, आराम से करो। समझ पाए? जैसे आप लोगों को कोई नोट्स बनाने होते हैं, जल्दी जल्दी नोट्स बनाने हैं, चैट जीपीटी से कर सकते हो है ना, कमांड दे दो एक बार अच्छे से उसको। उसके बाद अगर आप जो है खुद ही नोट्स बनाना चाहते हो हैंड रिटेन, तो टाइम ज्यादा लग जाता है। सेम बातें यहां पर है। अर्थव्यवस्था में कौन सी तकनीक सस्ता है, यह भी देखा जाएगा, टेक्निक कौन सी सस्ती है, मतलब इसमें लेबर सस्ता है तो लेबर इंटेंसिव यूज कर लो, जहां मशीन कम इस्तेमाल करोगे तो चल जाएगा आराम से, कोई बात नहीं। अगर मशीनें सस्ती है तो मशीनों का इस्तेमाल कर लो, लेबर महंगा मिल रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो ये तकनीक किस पर डिपेंड किया? कोस्ट के ऊपर में। कोस्ट मतलब लागत ज्यादा आ रहा है या कम, सस्ता आ रहा है या महंगा आ रहा है। तो कौन सी तकनीक सस्ता मिल रहा है उसका इस्तेमाल लोग करना पसंद करते हैं, तभी तो कम से कम लागत पर ज्यादा उत्पादन हो पाएगा, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा मुनाफा मिल पाएगा। लाभ के लिए समय की सीमा कितनी है आपके पास, टाइम कितना अवेलेबल है आपके पास। अगर टाइम ज्यादा है तो आप आराम से काम करवा लीजिए, डिपेंड अब आपकी मर्जी है कौन सी टेक्निक लगाओगे। समय भरपूर है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाना भारत के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि भारत में गरीबों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है, बेरोजगारों का भी भला हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो फिलहाल लास्ट पॉइंट आ चुका है अब हमारे पास कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए उत्पादन करें। हाँ जी, किसके लिए उत्पादन करें का मतलब है यह समस्या आय और संपत्ति के वितरण से संबंधित है, क्योंकि पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में हमने आपको समझाया 3 टाइप के लोग रह रहे हैं। कुछ लोग यहां पर क्या हैं, राहुल भाई, लेबर और मशीन को कॉम्बो ही यूज करना है साथ में ही, लेकिन लेबर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तब लेबर इंटेंसिव। कॉम्बो हर जगह है, कैपिटल इंटेंसिव में भी कॉम्बो हो रहा है लेबर एंड कैपिटल का, और लेबर इंटेंसिव में भी लेबर एंड कैपिटल दोनों हैं। लेकिन बात ज्यादा मात्रा में किसकी है? अगर मान लीजिए लेबर इंटेंसिव में लेबर की ज्यादा मात्रा है और पूंजी मशीन वहां कम लगा है, तब लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर है, कैपिटल भी है, लेकिन लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कॉम्बो तो हर जगह है, लेबर इंटेंसिव में भी कैपिटल इंटेंसिव में भी। समझ पा रहे हो? लेबर की मात्रा ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव बन गया,
और वहां पर कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव बन गया। ज्यादा की बातें कर रहे हैं तो दोनों जगह दोनों उपलब्ध, हर जगह पर काम करने में केवल लेबर की जरूरत नहीं पड़ता, मशीन की भी जरूरत पड़ता है, औजारों की जरूरत पड़ता है, समझ पा रहे हो ना। हाँ, कॉम्बो लेबर इंटेंसिव में भी है, कैपिटल इंटेंसिव में भी है, लेकिन लेबर इंटेंसिव कब बना, जब लेबर ज्यादा और मशीनें कम हैं। वहां पर मशीनें भी हैं लेकिन कम हैं। गरीब हैं कुछ लोग, बिना मशीन का लेबर, बिना लेबर का मशीन ही नहीं चलेगा। मैं एग्जांपल दूंगा आगे आपको। अब कुछ लोग मध्यम वर्ग के हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर लोग हैं, तो सोचना तो पड़ेगा ना देश में समान किसके लिए बनाए। ये मैंने तो पहले आपको समझा दिया था। ये प्रॉब्लम रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ से, क्योंकि आमदनी और संपत्ति से ही पता चलता है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। समझ पाए? तो इसमें ज्यादा डिस्कशन अब नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो मिडिल क्लास और पुअर क्लास और रिच फैमिली जो होते हैं देश के अंदर में, वो कौन लोग हैं। ये देखो, इनके पास भरपूर पैसा है, इनके पास पैसा ही नहीं है, गरीब आदमी है। और ये मध्यम वर्ग के आदमी जिनके है ना, घर पर कुछ ना कुछ काम काज चलता रहता है ऐसे छोटे मोटे, तो वो लोग यहां पर आ जाते हैं जिनके खर्चे बहुत सारे हैं। किसके लिए उत्पादन करें, ये किससे संबंधित है, आय और संपत्ति के वितरण से, इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। देश में अमीर भी है, मध्यम वर्ग भी है और गरीब वर्ग भी है। यहां पर ध्यान से थोड़ा समझना, अमीर वर्ग के पास पैसे जो है अधिक हैं, तो हाई परचेजिंग पावर इनके पास है, कुछ भी सामान तुरंत खरीद सकता है, महंगा से महंगा सामान भी। मध्यम वर्ग जो है बेचारा, यहां पर इनके पास ना पैसा ज्यादा है ना पैसा कम है, बीच में फंसा हुआ है, थोड़े बोड़े पैसे की जरूरत पड़ती है तो लोन भी ले लेता है ये, तो इसके पास परचेजिंग पावर कम है, लो परचेजिंग पावर। और जो गरीब आदमी है बेचारे के पास, उनके पास पैसा ही नहीं है उतना, आज क्या खाएगा वो भी पता नहीं उसको, तो क्रय क्षमता का अभाव है, मतलब यहां पर अब्सेंस ऑफ परचेजिंग पावर है, खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। ठीक है जी, खरीदने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं है। अब देखो ये दो चीजों पे, दो पॉइंट्स के साथ क्लास खत्म हो गई। यदि वस्तुओं का उत्पादन गरीब वर्गों के लिए किया जाता है तो समाज में समानता बढ़ेगा, हर व्यक्ति के पास समान सेवाएं उपलब्ध होती रहेगी। तो गरीब लोगों के लिए जब सामान बनाते हैं तो इक्वालिटी देश में बढ़ता है, समानता बढ़ता है, भेदभाव खत्म होते हैं। लेकिन अगर महंगी वस्तु बनाया जाए तो इससे सिर्फ और सिर्फ गरीब नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों का भला ज्यादा हो पाएगा, क्योंकि अमीर लोग ही महंगी वस्तु खरीद पाएंगे और इससे जो है अपनी देश की जीडीपी बढ़ता है। समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में रहेगा यहां पर इतना ही, बाकी मैं आगे के क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और इसके जो है सवाल के जवाब आपको अगली क्लास में देना है, आज नहीं, अगले क्लास में इस सवाल का जवाब आप लोग देना।